तो आए थे बैठन और साड़ी एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन के सारे ही पूर्व सैनिक साथी, मैं सब तो पहले बाहरों आए मेरे गेस्ट जोड़ा उनका मैं स्वागत करना कि वो यहाँ पे आए हैं और जो उनकी बातों से और उनकी स्पीच से हमारे साथियों का जो मनोबल है वो काफ़ी बड़ा है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ये आते रहेंगे और हमें भी अपनी गाइडलाइन देते रहेंगे। साथियों, बात ऐसे है कि ये जो एसोसिएशन बनाने का हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दास ने सन 1990-93 से लेके जहाँ जो काम किए, मैं अपनी इंट्रोडक्शन खुद नहीं दे सकता कि मैं क्या हूँ। मैं एक छोटी सी नाचीज़ हूँ, मेरे पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि समाज सेवा के लिए जितना कुछ हो सकता था हमने किया है और कोशिश यही करते हैं कि जिन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती तो उनकी सुनवाई के लिए थोड़ा सा हम भी तत्पर रहते हैं। मेरे पास मेरे साथी हमारे प्रधान साहब काका राम जी ये सारे एक दिन आए और कहने लगे कि ऐसे है, हमारी बात नहीं कोई सुन रहा, तो हमें भी एक एसोसिएशन बनानी चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए सभी। तो मैंने कहा कि मैंने तो बना के देख ली है, इलेक्शन भी लड़ ली है, सब कुछ करके देख लिया, धोखा ही धोखा है, कहीं पे कहीं वो इंसाफ नहीं है। और इसलिए हम बोला ठीक है, अगर आप इकट्ठा होना चाहते हैं तो आइए करते हैं। तो थोड़ा सा एक कोशिश की है हमने। अभी नया एसोसिएशन है और इसके लिए सभी साथी जुड़ने, जब पहली मीटिंग की हमने तो कम से कम 100-150 आदमी था। और आज की जो प्रोग्राम है, क्योंकि 26 जनवरी थी इसलिए प्रोग्राम हमारा कोई बाद में मीटिंग करने का था, लेकिन जब आपका मैसेज आया तो हमने इनको मैसेज थोड़ा भेजा और सभी साथी जो है एट द लास्ट आवर सभी इकट्ठे हो गए हैं। मेन जो चीज़ें हैं कि किस कारण इस एसोसिएशन को बनाना पड़ा, सबसे बड़ी बात है कि जो एक्स सर्विसमैन की ग्रीवियंसेस हैं उनको कोई भी हाईलाइट नहीं करता और ना ही कोई सुनता है। हम मानते हैं कि जिला सैनिक बोर्ड बने हुए हैं, वहाँ पे जिला सैनिक अधिकारी भी हैं, वो हमारी जो ऑफिशियल जो भी हमारे काम होते हैं वो करते हैं। एसोसिएशन बनाने का एक ही पर्पज है कि हमारे जो काम नहीं होते हैं हम उनको भी जाके कंपेल करेंगे और अपने जवानों के लिए जितना हो सकता है इतना हम करेंगे। और आज हो रहा है। और दूसरा सिस्टम जो बना हुआ है, आज जो प्रशासन है, प्रशासन किसी की भी बात जो है वो सुन नहीं रहा। ये आप सबके सामने है। रही बात, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर 5 साल में एक बार आपके पास आएंगे, आपके घर में आएंगे, बाकी 5 साल आप उनके घर में जाते रहो, कोई सुनने वाला है नहीं। दास ने 1996 में एक इलेक्शन लड़ी, जीते हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है थोड़े से वोटों से हरा दिया। और उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैं इसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हर जगह धोखा ही है। लेकिन हाँ, समाज में काम कर रहे हैं, करते रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस इलाके में हम रह रहे हैं, ये हमारा इलाका कंडी इलाका है और जहाँ सबसे ज़्यादा हर घर में एक ना एक दो फौजी जरूर है। और आज से पहले हमारी जितनी भी जनरेशन थी, जो गांव में गरीब लोग रहते थे, वो फौज में ही जाते थे। जिस तरह अभी बात चली है कि फौज में जाने का मतलब ये होता था कि फौज में जाने के बाद एक आदमी की कम से कम 3 जनरेशन है वो सिक्योर हो जाती है, क्योंकि जो फौज में जाता है उसका जो बुजुर्ग है वो भी फौज में थे, वो भी फौज में गया, आगे उनके बच्चे हैं, जब तक जितनी फौज में वो नौकरी करता है उनके बच्चे जवान होते हैं, उनको वो एडजस्ट करके घर में आते हैं। 3 जनरेशन मिनिमम चलती है। अब जो सिस्टम आया है, जैसे साहब ने बात की अग्निवीर की, अग्निवीर को जस्टिफाई करने के लिए जैसे बोला है, बहुत लोग करते हैं, कैमरे के सामने तो करते हैं लेकिन बाद में नहीं करते। आज हम कुछ डिबेट भी देखते हैं टीवी पे, कुछ लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, वो बोल्ड हैं, जैसे मेजर जनरल है एक विशंबर दास, एक और है कर्नल है, वो लोग इस बात को उठाते हैं, लेकिन क्या है कि सुनने वाला नहीं है। तो अभी जैसे उन्होंने बात की, जब ये प्रपोजल दिया, प्रपोजल देने के बाद में ये प्रपोजल जो पहले 3 चीफ थे उन्होंने इसको टोटली
रिजेक्ट किया था। और खास करके जो अभी हमारे नरवाने साहब जो किताब लिख रहे हैं, जो उस टाइम फौज में ही थे, उस टाइम ये बोले नहीं। अब बाद में ये फौज में बाहर आने के बाद में उन्होंने किताब लिखी है। अब जो उस वक्त का आर्मी एयरफोर्स का और नेवी का करमवीर सिंह जो था, उसने टोटली इसको रिजेक्ट किया था कि ये नहीं है। लेकिन उनके जाने के बाद में ये हुआ, क्योंकि CDS रावत भी वो भी चले गए, और ये जो प्रपोजल है उनके जाने के बाद में अब इसको लागू किया गया है। अब क्या है कि 4 साल फौज की नौकरी वो क्या करेगा 4 साल में? ना तो वो शादी कर सकता है, ना तो वो अपना काम कर सकता है। अब ये एक ऐसी समस्या बन गई, 4 साल में वो रिक्रूट है, उसकी परिभाषा भी रिक्रूट की है, वो फौजी भी नहीं कहलाता। अगर वो 5 साल करता तो उसको थोड़ी ग्रेजुटी मिलती, उसको सोल्जर का हक भी मिलता। लेकिन अब वो 4 साल में उसका कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए बाद में 75 बाहर जाएंगे, 25% बाहर रहेंगे। वो कौन से लोग रहेंगे किसी को कोई पता नहीं। तो ये बात अलग है। दूसरी बात OROP का, MSP का, जितना भी हमने मुद्दा उठाया डिटेल में सभी हम डेली बात करते हैं। जो विसंगतियां हैं वो विसंगतियां तो हैं, वो दूर कैसे होंगी? अब बात ऐसे है कि सोचने वाली बात यह है कि इतनी सोच हम लोगों में नहीं है, अज्ञानता बहुत है। ऊपर जो फैसले होते हैं वो एक ब्यूरोक्रेट लेता है, और जो बातें ब्यूरोक्रेट कहता है वो जर्नल भी बना नहीं कर सकता, ना ही कोई मिनिस्टर कर सकता है उसको। बात है जब आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन हम आज़ाद बेशक हुए हैं, लेकिन जो प्रशासन है, ये जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, ये ट्रांसफर हुई है, हमारी एक पावर ट्रांसफर हुई है। आज भी जो सिस्टम चल रहा है फौज का, वो वही सिस्टम चल रहा है। आज भी फौज के रूल हैं, वही रूल चल रहे हैं जो अंग्रेजों के रूल हैं, वो ऐसे ही चल रहे हैं। तो इसलिए कोशिश यही है कि हम सारे इकट्ठे होंगे। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये मसले हमारे हल नहीं होंगे। और इसी कोशिश में हमने थोड़ा सा उपराला किया है। हमारे रघुवीर जी हैं, जो सभी हैं, जितने भी साथी हैं। तो कुछ लोग ऐसे कि वो सोचते हैं कि शायद हम बाहर जाएंगे, कुछ बोलेंगे, हमारे कुछ ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने हकों की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 31 तक हमारे हक हैं, और हम अपने हकों की आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसी कोई उसमें वो नहीं है। और दूसरी बात कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि साहब ने जैसे सुजेशन दिया, उस सुजेशन पे हम गौर करेंगे। इस जो फेडरेशन ऑफ सोसाइटी जितने भी है, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन, उसका गठन करेंगे। बाकी हर आदमी अपने अपने फील्ड में माहिर है। अब जैसे जो लोग बाहर आए हैं उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, समाज सेवा ही है। अब साहब के 2 बच्चे हैं, वो भी अपने अपने ठीक है, डॉक्टर हैं, 2 बेटियां, सब ठीक है, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। लाइबिलिटी सभी ने ख़त्म कर दी है। और आगे जो हमारा फर्ज है कि हम सब एकजुट होके इसको आगे कैसे बढ़ाना है, इसके लिए बैठ के विचार करेंगे। और हम एश्योर करते हैं चेयरमैन साहब को कि 4 तारीख को जैसे इन्होंने प्रोग्राम रखा है, उस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे शिरकत करने के लिए, मैक्सिमम लोग लाने के लिए, और बैठ के वहाँ भी विचार करेंगे। और हम चाहते हैं कि स्टेट लेवल बॉडी एक बने, और उस ताकि हम जो भी मसला हमारा हो हम स्टेट के तक वहाँ तक पहुँचाएँ। और दूसरी बात यह है कि जितना भी ब्यूरोक्रेट होता है, जो भी सर्विस करता है, जो भी कुछ खजाने से जो लेता है, वो जो है वो हमारा नुमाइंदा है, वो पब्लिक सर्वेंट है। और पब्लिक सर्वेंट जो है बाद में पब्लिक को सर्वेंट बना लेता है। अब कुछ मसले हमारे ऐसे सर्विसमैन के आते हैं, लेकिन जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। यही कोशिश हम कर रहे हैं कि हम देखो, सभी आदमी, हर आदमी के अपने अपने ख्वाब होते हैं, अपने अपने सपने होते हैं। हमने भी कोशिश की, हम पढ़ने में बड़े ब्रिलियंट थे, लेकिन हमारे जो हालात थे वो हमको मजबूर करते थे, हम आगे नहीं जा सके। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी हमने कमीशन के लिए भी किया। कमीशन के जो हमारे साथ वाले थे वो ले गए, जो हमें नहीं मिला। हमने उसी टाइम से वायदा कर लिया कि छोड़ो, हम दूसरे के। हम वहाँ से जाके अपने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं 1982 में IAS में भी बैठा हूँ, और इसके बाद में मैंने बैंक की नौकरी, कंपटीशन एग्जाम भी पास किए, सारा कुछ करके मैंने देख लिया। लेकिन बाद में टेक्निकल भी हमने किए, टेक्निकल भी जो काम किए बाहर जाके किए, बाहर के मुल्कों में भी गए, बाहर जाके देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बाहर जाते हैं, बाहर जाके हम कंपेयर करते हैं, हम कंपेरिजन करते हैं। रही बात फौज की, जिस तरह से बेसंगतियाँ हम फील कर रहे हैं, ये जो एबनॉर्मलिटी जितनी आई हुई है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है हमें? क्योंकि हमने बाहर की फौज देखी है।
मैंने इराक और कुवैत की बार में मैं वहाँ था, सऊदी अरब में था, मैंने खुद देखा फौज कैसे लैंड करती है, फौज के अफसरों का और उनके जवानों का वतीरा कैसा है, वो आपस में कैसे मिलते हैं, उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। उनका पे के थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बाकी सारा वो सेम है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, वो गुलामी वाली बात वहाँ भी नहीं है। तो वो देखने के बाद में दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि अगर ये ऐसे फौज चल रही है तो हमारी फौज क्यों नहीं चलती है। हमको सिर्फ जैसे ही बताया गया है, हर बात में जैस करो, डू और डाई बट डोंट आस्क व्हाई। आप जो आगे बोल ही नहीं सकते है, आपने हुक्म मानना है, हुक्म मानना है, हुक्म की तमील करनी है। अरे हुक्म मारना है, दुश्मन को मारने के लिए तो हुक्म मानेंगे, लेकिन हाँ हुक्म है क्या, आप अपने भाई को भी मार सकते हो, आप अपने बाप को भी मार सकते हो। पुलिस क्या है, जो अंग्रेजों की पुलिस है। 1860 में जो पुलिस एक्ट है उसमें यही है। 1837 का पुलिस एक्ट पढ़ के देखो आप, उसमें ये लिखा हुआ है कि गुड रेपुटेशन ऑफ पुलिस अफसर इज ए गुड साइन ऑफ ड्यूटी। लेकिन 1860 में जब आया तो बैड रेपुटेशन ऑफ पुलिस अफसर इज ए गुड साइन ऑफ ड्यूटी। उल्टा, आप जितना मारोगे इतने आप अच्छा काम कर रहे हो। जलियांवाला बाग में किसने मारे थे लोग, पुलिस किसकी थी, जनरल डायर एक था, लेकिन मारने वाले सारे हमारे ही भाई थे है? और ये चीजें जो आज हम देख रहे हैं, इसका सुधार कैसे होगा। 70 साल में सुधार नहीं हुआ, अभी तक सुधार नहीं हो रहा। अगर मुल्क बाकी भी आजाद हुए हैं, अमेरिका आजाद हुआ है, जापान आजाद हुआ है, लेकिन जब वो आजाद हुए हैं तो उन्होंने अंग्रेजों की जितने भी किताब थे, कानून थे, वो सीधे समुद्र में फेंक दिए। उन्होंने अपने कानून बनाए और अपने कानून के हिसाब से वो चल रहे हैं। आज जापान में चले जाओ, वहां के अपने कानून है। अमेरिका में चले जाओ, वहां के अपने कानून है। वियतनाम से ने अमेरिका को खत्म कर दिया, 9 साल जंग लगी थी, लेकिन आखिर वो हारे। क्यों? कि उनकी सोच। हमारी सोच आज भी वही है। 70 साल के बाद आज आप बोल रहे हैं हम विकसित देश हैं, हम वी आर डेवलपिंग कंट्री। जापान जो है गुलामी के 10 साल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, बड़ी ताकत बन गया। लेकिन हम 70 साल में 1947 आज हम नारा दे रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित देश बन जाएंगे। 100 साल बाद अभी तक बहुत सपना वो भी पूरा शायद ना हो, जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं। इसलिए जो बात ब्यूरोक्रेट है, जैसे साहब ने बोला केएस करने से क्या हो जाएगा, उसके पास भी ज्यादा नॉलेज आएगा। किसी ने ऐसे नहीं बोला है कि जो भी नॉलेज बढ़ता है और घूमने से लर्न एंड ट्रेवल अराउंड जो पर्सन होता है उसके पास बहुत कुछ होता है। हम भी पहले ऐसे ही थे, 10वीं से पहले हम भी थे, 10th क्लास पास की पढ़ने में ब्रिलियंट थे, टॉप आते थे, सब कुछ था, लेकिन बाहर की दुनिया का पता नहीं था। हम तो खूब तालाब के मेंढक की तरह ही थे। जब हम बाहर गए तो तब हमारी आंखें खुली कि दुनिया ऐसी भी होती है, और उसी जैसी दुनिया बनाने के लिए लोगों में भी गए किया। लेकिन आज जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, आग सिर उठाओगे तो उसको कुचलने के लिए आगे बैठे होते हैं। हमारे अखनूर में कम से कम भी पोली क्लिनिक का ले लें हम, हमारे अखनूर पोली क्लिनिक के अंदर 20,000 एक्स-सर्विसमैन, उन चरजोरी और आगे से लेके देखो कितना, 20,000 का मतलब क्या हो गया, कम से कम 1 लाख आदमी। हर घर में से 4-5 मेंबर हैं, और 1 लाख आदमी क्या नहीं कर सकता। आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने नुमाइंदे खड़े कर सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि एक आदमी हमारा बड़ा साहब आ जाएगा जिसके साथ आपने नौकरी की है, बस उसके सामने जब वो आवाज देगा तो वो अपने हमारे जिला संघ वालों को भी बोल देगा, वो सभी को मैसेज भेज देगा, उसके कहने के ऊपर हमारा 1000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जब हम आवाज देंगे तब कोई आदमी इकट्ठा नहीं होगा। अब वो रिटायर हो गया है, रिटायर होने के बाद वो केंद्रीय बोर्ड का भी चेयरमैन बन गया है, अब वो लीग का भी चेयरमैन बन गया है, सबका पावर उसके पास है। आपके पास क्या है? हमारी जब लीग बनी है, लीग के हमारे ही मेजर जनरल थे, उन्होंने बनाई थी, उन्होंने गवर्नमेंट से बेनिफिट लिया, इंडस्ट्री स्टेट ली, इंडो फैक्ट्रियां भी लगवाई, सब कुछ किया, सब कुछ फेल हुआ। आई नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ जो मेरे कमीशन में गए, मेरे जो 4 दोस्त हैं उनमें से 2 तो मेजर जनरल रिटायर हुए, और जब मुझे फोन करते हैं मुझे आज भी वो सर बोलते हैं, वो बोलते थे हम कैसे सिलेक्ट हो गए यार, आप इतने ब्रिलियंट थे, आप क्यों नहीं हुए। उसके पीछे भी राज है, बहुत कुछ है। पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर टॉप सिफारिशें होती हैं, वो करते हैं, अंदर बहुत कुछ चलता है। इसी तरह
जैसे साहब ने बोला कि इनको 6 महीने अगर अपनी यूनिट में एक सीओ रहने नहीं देता था, क्यों नहीं रहने देता था? किंतु और परंतु करने वाला आदमी कभी भी किसी को अच्छा नहीं लगता। हम जब आपकी बात करेंगे, चाहे डीसी के पास जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे, तो वो आप में से एक आदमी चुन लेंगे, घर का भेदी लंका टाए, तो ले लो इनसे और इसको पूछो जो क्या क्या करते हैं। अब थोड़ा होश में आए यार, 70 साल बाद सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ है? ये भी याद रखो, मुद्दतें होगी रंजो गम सहते हुए, शर्म सी आती है कुछ और कहते हुए। इसीलिए ये चीजें जो हैं, बी ए टाइगर, फाइट फॉर योर राइट, हम किसी के ओर नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा कैलिबर था, जो हमारा एक ऑनर थी, अवर ऑनर इज एट स्टेक नो है। कोई आदमी जाता है, कल को हम न्यूज पढ़ते हैं रेलवे के में 4 आदमियों ने जी एक फौजी को पीट के नीचे फेंक दिया। क्या पहले ऐसे होता था? हमारा ऑफिस, हमारा फौजी जब किसी ऑफिस में जाता था तो फौज ऊपर बड़ी से बड़ी कुर्सी वाले भी उसको उठ के सलाम करते, खड़े होते थे। आज वो ऑनर क्यों नहीं है? इसके ऊपर हमें विचार करना है और सोच विचार करके हम कोई डिसीजन लेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है वो आगे बढ़े, मजबूत हो, और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने आज हमारा जो थोड़ा हौसला बढ़ाया है, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई ऐसा एक फंक्शन हम अखनूर में ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें हम सभी को जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे रजौरी से लेके इधर और नवे शहर से लेके एक सेंटर पॉइंट में करेंगे। और वो बाद में हम जो है दूसरा जम्मू में हम बैठ के जो एक पॉलिसी है हमारी, उसके ऊपर विचार करेंगे। विचार करने के बाद भी एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो स्टेट लेवल का होगा, और स्टेट लेवल के लिए उसके साथ जो भी उसकी जो ज़रूरतें हैं वो हम करेंगे। उसके जो लाज है जो भी ऐसा बढ़ा के फिर आपके सामने रखेंगे, जो उसकी उपलब्धियां क्या होंगी तो वो बाद में नज़र आएंगी। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ फिर दोबारा हमारे आए हुए बाहर से आए मेहमान, हमारे साथी, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं फिर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इसी तरह हमारे साथ अपना लाइजन बढ़ाए रखें और हमारी बातचीत चलती रहे। और अगर किसी के साथ कुछ जाती होती है, कुछ होता है, किसी को कुछ समस्या होती है, हम उसको मिलजुल के निपटाएंगे। जय हिंद, जय भारत।